चलिए आज हम बात करते हैं भारत पर जो ईरानियों का आक्रमण हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आप देखे होंगे कि किसी भी सभ्यता, समाज या संस्कृति में अगर आतताई का या आक्रमणकारी का कुछ वर्षों के लिए या चंद वर्षों के लिए नियंत्रण हो जाता है तो पूरी सभ्यता, संस्कृति सब कुछ परिवर्तित होने लगता है, उसका इन्फ्लुएंस झलकता है। लेकिन भारत में ये रिवायत रही है या भारत की ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत कभी भी आतताइयों से या आक्रांताओं से मुक्त नहीं रहा है। हर युग में, हर कालखंड में कोई ना कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया है और भारत की संस्कृति में छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन भारत की संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी विराट है, इसके रूट या जड़ इसके इतने गहरे हैं कि उसके प्रभाव बहुत कम ही पड़ते हैं। लेकिन दुनिया में भारत पर आक्रमण करने का जिस देश को या जिस मुल्क को श्रेय जाता है वो जाता है ईरानियों का। और आप देख चुके हैं कि ईरानी 550 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करते हैं। अब जब कोई भी आतताई किसी देश पर आक्रमण करता है, वहां की सत्ता को नियंत्रण में लेता है, तो उसके आंतरिक व्यवस्था जो ऐतिहासिक है, परंपरागत है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इसमें दो तरह का चेंज दिखाई देता है। चाहे किसी भी देश की बात करें, हम यहाँ पे भारत को रख लेते हैं, दो तरह का चेंज होता है। एक आंतरिक चेंज, आंतरिक परिवर्तन, दूसरा बाह्य परिवर्तन। ये दो तरह का परिवर्तन दिखाई देता है, एक आंतरिक परिवर्तन, दूसरा बाह्य परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो लोगों के विचार को, सोच को, उनके जो संस्कार हैं उसको परिवर्तित कर देता है। जैसे आज देखो, आज हमारा बच्चा, छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है या कहीं भी जाता है, तो उसकी मेंटालिटी पूरी तरह से इतनी इन्फ्लुएंस हो गई है कि वो पूरी तरह से अपनी संस्कृति से, अपनी संस्कार से अलग हट करके जो बाहर से दिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसके पीछे भागने लगता है। जैसे आप ही लोग का आजकल देखिए सोचने के तरीका, आप इंडियन जो थॉट है उसको अवॉइड करते हैं और अमेरिकन, यूरोपियन वो सब थॉट को या आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इसी तरह से बाह्य परिवर्तन की अगर बात करें तो बाह्य परिवर्तन वो परिवर्तन है जो आपको सीधे दिखाई देता है। जैसे राजनीति में जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें परिवर्तन, जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना, उसमें परिवर्तन, जो आर्थिक पैटर्न है, अर्थव्यवस्था के जो क्रियाविधि है उसमें परिवर्तन। ये सब कुछ संस्कृति के क्षेत्र में अगर देखा जाए, जैसे धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें परिवर्तन, धार्मिक विश्वास, धार्मिक मान्यता, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सबों पर परिवर्तन गाहे बगाहे होता रहा है। चाहे जब भी कोई आतताई किसी देश पर आक्रमण करता है, उसको पराधीन बनाता है, तो अपनी संस्कृति, अपनी छाप को वहां पे छोड़ता ही छोड़ता है। तो भारत पर भी जब ईरानियों का आक्रमण हुआ तो भारत पर भी इसका गाहे बगाहे प्रभाव पड़ा। याद रखिए, लगभग 200 वर्षों तक, 200 ईयर्स तक भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर ईरानियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियंत्रण था। तो स्वाभाविक है कि यहां पर भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। और आप देखे होंगे कि अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 5 साल 7 साल कोई सरकार बदल जाता है, कोई नवीन सरकार सत्ता में आ जाता है, तो लोगों का सोच बदल जाता है। जैसे अभी के अगर उदाहरण एग्जांपल देखा जाए तो पिछले 8-9 वर्षों में जो सरकार केंद्र में चल रही है उसके वजह से भारत की एक बहुसंख्यक आबादी का मेंटालिटी या सोच बदल गया है। उनकी जो राष्ट्र के प्रति एक समझ था, जो दूरदृष्टि था, जो भविष्य को लेकर के चेतना थी, वो सब के सब बदल गया है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने से सब कुछ बदलता है। तो भारत में भी अगर हम देखें तो राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दिया है, आर्थिक परिवर्तन ईरानियों के कारण दिखाई दिया है, सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई दिया है और सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखाई दिया है। अब ये जो मुख्य बिंदु है, इस बिंदु को याद रखना है। इन्हीं बिंदुओं पर हमको व्याख्या दे देना है या इन्हीं बिंदुओं का कुछ कुछ पॉइंट को बता देना है।
इसी पॉइंट से हमको पता चल जाएगा कि भारत पर ईरानियों के नियंत्रण से क्या परिवर्तन आया है या क्या प्रभाव पड़ा है। इज दैट क्लियर? हाँ, चलिए अब एक एक करके, हाँ बोलिए। एक एक करके हम बताते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये चारों के चारों, यही चारों चीज है, यही चारों आयाम है जो किसी भी मानव जीवन को प्रभावित करता है। मानव जीवन इन्हीं चारों आयामों से घिरा हुआ है, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, समाज से और संस्कृति से। संस्कृति का मतलब है वो सारे लाइफ स्टाइल जो आप गाहे बगाहे हर दिन यूज करते हैं, आपका खाना, आपका पीना, आपका रहना, आपका गाना, आपका पढ़ना, आपका बोलना, आपका उद्यम करना, मतलब वो सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है जो आपको हर दिन आप एज ए लाइफ स्टाइल प्रयोग करते हैं, वो सब संस्कृति का हिस्सा है। डांस, चित्रकारी, मूर्ति कला, जो कुछ भी आप समझते हैं सब संस्कृति का हिस्सा है। तो ओवरऑल मानव जीवन इन्हीं चार आयामों से हमेशा घिरा रहता है और इन चारों आयामों का ईरानी आक्रमण का, चारों आयामों पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव रहा है, प्रभाव पड़ा है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है मेंस में भी, पीटी में भी। मेंस में पूछा जा सकता है भारत में हुए पहले विदेशी आक्रमण का कारण और परिणाम, या ईरानियों के आक्रमण या पर्शियनों का आक्रमण भारत के लिए कितना फलदायी रहा या क्या प्रभाव पड़ा, ये बताइए। ठीक है, हाँ चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत पर जब ईरानियों का नियंत्रण हुआ तो यहाँ की सत्ता बदल गई, उत्तर पश्चिम का सत्ता में परिवर्तन हुआ। सत्ता में परिवर्तन का मतलब यह है कि कल तक जो देसी राजा भारत के मूल कहे जाने वाले या उस राजवंश के हाथ से उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में था, सत्ता निकल करके ईरानियों के हाथों में चली गई। सत्ता भारतीयों के हाथों से निकल करके कहां चली गई? ईरानियों की हाथों में चली गई। इसकी वजह से ये जो भारत पर आक्रमण ईरानियों ने किया, इसकी वजह से कालांतर में बाद में कई विदेशी आक्रमणकारियों का भी मनोबल बढ़ा। उनकी भी इच्छा हुई कि अगर ईरानी भारत पर नियंत्रण कर सकते हैं, पर्शियन भारत पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ईरानियों के बाद फिर यूनानी, कुषाण, शक, पहलव, ये सब के सब, बाद में इस्लाम, फिर ब्रिटिशर्स, ये सब के सब कहीं ना कहीं ईरानियों से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के भारत पर आक्रमण करना शुरू किए। और गाहे बगाहे कुछ ने भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखा, तो कुछ ने पूरे संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में ले लिया। और जब राजनीति बदलता है या सत्ता का अधिकार बदलता है, तो जनता की सरोकार भी बदल जाती है, जनता की अपेक्षा भी बदल जाती है। तो सबसे पहला प्रभाव यह पड़ा कि भारत की राजनीतिक सत्ता देसी राज्यों से निकल करके विदेशी हाथों में चला गया। और आज भी ये चीज चलने की कोशिश हो रहा है। जैसे कि कांग्रेस के जो नेता हैं, ये विदेशी नस्ल के हैं। इनके हाथ में सत्ता जाने का मतलब है कि हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी सरोकार सब के सब बदल जाएंगे। फिर हम भी बाजार वाले कॉन्सेप्ट में जीने लगेंगे, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से आज बाजार के मोड में काम करता है। क्लियर है? भारत पर राजेश धीरे धीरे बोलो। भारत पर ईरानियों के आक्रमण से दूसरा परिवर्तन या प्रभाव यह पड़ा कि भारत की राजनीति में जो खोखलापन था, जो आपस में राज्य लड़ा करते थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये जो राजनीतिक
खोखलापन था। कई छोटे बड़े बड़े राज्य थे, ये छोटे बड़े राज्य आपस में ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लड़ा करते थे। ये चीज दुनिया को पता चल गया कि भारत में यूनिटी नाम का चीज नहीं है। ये जितने भी छोटे बड़े राज्य हैं कहीं ना कहीं आपस में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते थे और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए विदेशी आतताइयों को भी आमंत्रित करते थे कि आप आइए, इसको पराजित कीजिए, हम इसके बदले आपको पुरस्कार देंगे और आप हमारे समर्थन में रहिए, हम आपके समर्थन में रहेंगे। तो ये जो रिवायत शुरू हुई, ये भारत के लिए आज तक से पीड़ादायक रहा है। आज भी भारत में देखिएगा तो एक ओर जहां भारत की सेना चीन से लड़ रही है तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस का जो टॉप क्लास का नेतृत्व है, जैसे राहुल गांधी, वो चीन से जाकर के मिल करके गुफ्तगू करते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। चीन की संस्थाओं से, मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे फंड लेते हैं अपने एनजीओ को और गाहे बगाहे यहाँ की सरकार को अस्थिर करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दुर्बलता है भारत की राजनीति का, वो सामने निकल करके आया, दुनिया को पता चला। इससे दुनिया कि वो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति विशेष भारत में हमेशा अवसर की तलाश में रहा कि कब मौका मिले कि वो भी यहां पर सत्ता स्थापित करे। क्लियर है? चलिए, राजनीति में आपको समझ में आ गया कि यहाँ का खोखलापन, सत्ता परिवर्तन, ये सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा भारत पर ईरानियों के आक्रमण का, वो प्रभाव पड़ा प्रशासन के क्षेत्र में। एडमिनिस्ट्रेशन। अब कल्पना कीजिए, प्रशासन हमेशा से ही राजनीति का अंग रहा है या राजनीति का अंश रहा है। कोई भी राजनीति तब तक से चराचर या अस्थायी रूप से नहीं रह सकती है जब तक से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ न हो। इतिहास उठा करके देखिए, हर एक शासक या बादशाह या राजा तभी सफल हुआ है जब उसकी प्रशासनिक मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता हो, क्योंकि जनता से सीधे रूबरू होने का अवसर इन्हीं को मिलता है, प्रशासक को ही मिलता है। जैसे आज के प्रशासक देखें तो हमारा ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी जो हैं, वो अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने अपने स्तर पे अपने दायित्वों का निर्वहन न करें, जनता को, मास को, प्रजा को अपने कॉन्फिडेंस में न रखें, अपने विश्वास में न रखें, तो कहीं ना कहीं सरकार के बीच और जनता के बीच में एक गैप पैदा हो ही जाता है। यह स्वाभाविक बात है। तो किसी भी सत्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी दक्ष है, कितनी काबिल है, कितनी जन उन्मुख है, कितनी जनता के लिए सोचती है और जनता के लिए करती है। तो ईरानियों ने इस प्रशासनिक, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में एक नवीन परिवर्तन लाया, प्रशासनिक दुरुस्तता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। उन्होंने अपने प्रांत को, जैसे कि ये जो राज्य था, बड़े छोटे जो भी यहाँ पे राज्य थे ईरानी के, उन्होंने उसको प्रांतों में, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। जैसे आज है, आज हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, दिल्ली में बैठी हुई है और कई छोटे बड़े स्टेट हैं। ये जो प्रांत का कॉन्सेप्ट है, प्रोविंस का, ये कॉन्सेप्ट ईरानियों का ही लाया हुआ है भारत में। अब याद कीजिए, ये वो दौर है जब भारत में जनपद और महाजनपद है, राज्य बन रहे हैं, राजनीति अपनी युवा अवस्था में है। युवा अवस्था भी मत कहिए, किशोरावस्था में सब कुछ अभी सृजित हो रहा है। छोटे छोटे जनपद मिलकर के महाजनपद बन रहे हैं। अब जो महाजनपद बन गया तो महाजनपद भी फिर कई प्रांतों में बटेगा। तो ये जो प्रोविंसेस में बंटवारा हुआ, ये कॉन्सेप्ट ईरानियों का ही लाया हुआ है अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए। जब इतने बड़े क्षेत्र पर ईरानियों का नियंत्रण हुआ तो एक जगह बैठ करके पूरे क्षेत्र पर दक्षता पूर्वक शासन करना असंभव था। इसीलिए ईरानियों ने अपने पूरे क्षेत्र को कई छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। इसको कहा गया छत्र, और इसको कहा गया छत्रपी, और इसके जिसके नेतृत्व में था या जो इसका प्रमुख होता था उसको कहा जाता छत्र। जैसे आज होता है राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री। जैसे आप मौर्यों के काल में जाएंगे तो विशाल मौर्य साम्राज्य था। उस मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में, लगभग 5 प्रांतों में बांट दिया गया था। उस प्रांत
के प्रमुख युवराज हुआ करते थे, या उसी राजघराना से कोई संबंधित व्यक्ति को उस प्रांत का दायित्व दिया जाता था। उसका काम क्या होता था? तो उसका काम होता था उस राज्य या प्रोविंस का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और केंद्र को पहुंचाना। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ। शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी प्रांतों को भी कुछ शक्ति दी गई, उसका नेतृत्व दिया गया, उनको अपने अधिकार दिए गए और उन अधिकार उस नेतृत्व के आधार पर अपने प्रशासन को संचालित करने का प्रयास किया गया। तो ईरानियों ने भारत में क्षत्रपी व्यवस्था यानी प्रोविंस सिस्टम लाया और इस प्रोविंस को संचालित करने के लिए क्षत्रप या युवराज नियुक्त किए गए। ठीक है। इसके अलावा क्षत्रप को प्रांतपति भी कह सकते हैं आप, प्रांत का प्रमुख, यानी कि बड़े से राज्य है उसको कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। उन छोटे छोटे राज्यों का नेतृत्व किसी व्यक्ति को, किसी राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दे दिया गया। उसको प्रांतपति या क्षत्रप कहा जाता था। आज भी देखिएगा पॉलिटिकल जो पंडित है, जो राजनीतिक पंडित है, वो राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्षत्रपी शब्द का प्रयोग करते हैं कि फलना क्षत्रपी, फलना क्षत्रप। क्लियर है? आगे लिखिए। ईरानियों के ही प्रभाव के कारण मौर्य राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में नवीन प्रयोग दिखाई देते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में इस बात का जिक्र किया है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आपको पता होना चाहिए। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक की नाम थी इंडिका। याद रखिएगा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज कौन था? तो हम मौर्य पढ़ेंगे तो और उसके बारे में बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये यूनानी एम्बेसडर था जो यूनान के दरबार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सिकंदर के बाद, सिकंदर के पराजय के बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, तो सेल्यूकस निकेटस के समय में भारत के जो सबसे शक्तिशाली राजवंश था मौर्य राजवंश उस समय, उसके दरबार में भेजा गया था एक बायलेटरल रिलेशन बनाने के लिए। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी ईरानियों की तरह राज दरबार में उपस्थित होने के समय और विशेष अवसर पर राजा एवं प्रजा दोनों को केश प्रक्षालन यानी केश की सफाई करने की परंपरा शुरू कराई थी। जैसे आज भी देखिएगा हमारे यहाँ कि जब भी हम कोई पवित्र काम या कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, धार्मिक या कोई ऐसा काम, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा साफ उफ हो करके बाल वाल झाड़ करके सफाई करके ही जाते हैं। स्त्रियां तो जब तक से बाल नहीं धोएंगी वो अच्छे जगह पे, पवित्र जगह पे जाती ही नहीं है, अवॉइड करती हैं, मंदिर नहीं जाएंगी, पूजा पाठ में नहीं बैठेंगी, भागीदार नहीं होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया ये ईरानियों का कॉन्सेप्ट था और इसको एडॉप्ट किया गया मौर्यों के द्वारा। तो केश प्रक्षालन ये सब के सब विवरण मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में देता है कि ऐसा ऐसा यहां पर भी होने लगा था ईरानियों का देखा देखी, क्योंकि ईरानी यहां पर थे और इस संसर्ग में आकर के ये परंपरा भारत के क्षेत्र में विकसित हो गई थी या प्रचलित हो गई थी और राज दरबार तक पहुंच गया था। तो राज दरबार में यह हो गया था कि कोई भी धार्मिक या पवित्र महोत्सव हो तो उस दौरान राजा और प्रजा सबको अपना केश धोना होता था, ऐसा उल्लेख मेगास्थनीज करता है। इसी तरह से ईरानी अपने प्रशासन की विश्वसनीयता, सुदृढ़ता और पारदर्शिता के लिए
महिला अंगरक्षक रखा करते, बॉडीगार्ड, लेडी बॉडीगार्ड। ये चीज मौर्य सम्राट के दरबार में भी लोकप्रिय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने बॉडीगार्ड के रूप में स्त्रियां रखा करते थे। अब अगर कोई कहे कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलती थी राजनीति में, प्रशासन में, आर्थिक गतिविधि में, तो ये गलत है। इस समय आप देखेंगे कि राज के दरबार में अगर जाएंगे तो राजा के सामने या राजा के साथ कोई पुरुष बॉडीगार्ड नहीं होता था, बल्कि स्त्री बॉडीगार्ड होती थी। और ये परंपरा, ये रिवायत ईरानियों का था। क्लियर है? काहे के लिए होता था? राजा की सुरक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा, ईरानियों की तरह ही मौर्य साम्राज्य में भी, विशाल मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, विशेष करके 5 प्रांत में। यह भी एक प्रशासनिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रशासनिक परिवर्तन था। अब आइए हम लोग देखते हैं आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ या आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। आपने राजनीति देखा, आपने प्रशासन में देखा, अब आइए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो ईरानियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संदर्भ में रहा, वो रहा सिक्के का प्रचलन, यानी मुद्रा, सिक्के का प्रचलन। भारत में सिक्के का प्रचलन करने का श्रेय ईरानियों को ही जाता है, यानी पर्शियनों को ही जाता है। ईरानियों के द्वारा भारत में सोने के सिक्के, डेरिक, और चांदी के सिक्के, सिग्लोई, डेरिक और सिग्लोई। डेरिक सोने का सिक्का था और सिग्लोई चांदी का सिक्का था। तो ये जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट लाया गया, इससे पहले भारत में करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पंच मार्क मिलता है, वो दरअसल सिंबल ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, कि संपत्ति किसका है वो उसका एक तरह से पहचान दिलाता था। सील या मोहर की तरह होता था कि अगर आपके पास एक बोरा मान लीजिए कॉटन है, आप उस कॉटन को कहीं भेज रहे हैं, तो कॉटन किसका है उस व्यक्ति विशेष का उस पर सील लगा होता था, उसको मोहर कहा जाता था। उसको क्रय विक्रय या लेन देन या विनिमय के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। पहली बार जो मुद्रा को लेन देन के रूप में प्रचलन करने का श्रेय भारत में ईरानियों को ही जाता है। इन्होंने 2 तरह का सिक्का ये अपने क्षेत्र में प्रयोग करते थे, सोने का डेरिक और चांदी का सिग्लोई। इससे प्रेरित होकर के कालांतर में मौर्यों के समय तक आते आते भारत में भी करेंसी का प्रयोग शुरू हो गया, यानी कि मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। और इससे क्या हो गया, जब मुद्रा का प्रचलन शुरू हो जाता है तब व्यापार और वाणिज्य करना आसान हो जाता है, विनिमय करना आसान हो जाता है। आप कुछ सिक्के लेकर के, कुछ मुद्रा लेकर के दूर जा सकते हैं, वहां से खरीदारी कर सकते हैं, अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है और 500 किलोमीटर वहां पे हमारी जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति करने के लिए अगर करेंसी नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगा, देन हमको वस्तु रखना होगा अपने पास। एक बड़ा चावल, गेहूं, रुई, कुछ भी, कपास रखना होगा, तब ना वहां पे बदलेंगे, उसके बदले में हम अपनी जरूरत की चीज लेंगे। लेकिन मुद्रा जो कुछ ही चीज, कुछ मुट्ठी भर रख करके हम कोसों दूर जा सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट लाया गया, ये ईरानियों के द्वारा भारत में लाया गया। वस्तु विनिमय होता था। आप हमें मुद्रा उस समय नहीं था, मेरे पास करेंसी नहीं था, बार्टर सिस्टम होता था। आपको चाहिए पेंसिल, हमको चाहिए मार्कर, तो हम पेंसिल लेने के लिए, या आपको पेंसिल चाहिए, हमको मार्कर चाहिए, तो हम अपना पेंसिल आपको दे देंगे, बदले में आपसे हम मार्कर ले लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली था। हमको चाहिए दूध, आपको चाहिए घी, मेरे पास घी है, हम घी दे दिए, आपसे दूध ले लिए।
लेकिन अब मुद्रा के आने से क्या हुआ कि आपको चाहिए दूध तो आपको दूध मिल जाएगा, आपको चाहिए घी तो आपको घी मिल जाएगा, बस धातु का मुद्रा दे दीजिए, करेंसी दे दीजिए और ले लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर लाया गया। क्लियर है? हाँ, इससे दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि भारत का व्यापार सरल हो गया, सुगम्य हो गया। ईरानियों के आक्रमण के कारण भारत को एक नया बाजार भी मिला। भारत में जो विनिर्मित वस्तु होती थी उसका बाजार अब ईरान तक पहुंच गया। अब ईरानी व्यापारी भी भारत में आकर के व्यापार करने लगे और भारतीय व्यापारी भी जाकर के ईरान में व्यापार करने के लिए, सिक्का भी प्रचलन में हो ही गया था। इससे अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आई और सुगम्यता आया। ठीक है, अब आइए चलते हैं संस्कृति के क्षेत्र में। संस्कृति के क्षेत्र में विशाल प्रभाव दिखता है। आइए देखते हैं संस्कृति में क्या क्या प्रभाव हुआ ईरानियों के आक्रमण का। सबसे पहले तो हमें एक नवीन लिपि मिला। संस्कृति का हिस्सा आपको पता ही है, संस्कृति के कौन कौन से अंश होते हैं। तो संस्कृति के अंश होता है भाषा, धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान, अन्वेषण, खोज, ये सब के सब, भोजन, वस्त्र, जितने भी चीज हैं ये सब के सब, धर्म, महोत्सव, ये सब के सब संस्कृति के अंश हैं। इन्हीं से मिल करके संस्कृति बनती है। यानी वो सारे प्रैक्टिसेस जो दैनंदिन में आप प्रयोग में लेते हैं या प्रयोग करते हैं, वो सब के सब कल्चर का पार्ट है, संस्कृति का हिस्सा है। तो ईरानियों के प्रभाव से या ईरानियों के अधीनस्थता से भारत के इन सभी क्षेत्रों पर आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इससे नकारा नहीं जा सकता है। वो गाहे बगाहे आज भी दिखता है। और ये संस्कृति कल्चरल एक्सचेंज की जो रिवायत है ये हमेशा ही रहा है। आज दुनिया जो ग्लोबल विलेज बना है, या आप कह सकते हैं कि एक जो वैश्विक ग्राम का कॉन्सेप्ट आया है, वो कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज के वजह से ही आया। आज हमारा खाना पीना देख लीजिए, रहते हैं हम बिहार के किसी गांव में और नूडल्स खाते हैं, मोमो खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाने लगे हैं आजकल। वो क्या है, वो कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज का प्रभाव है। अब कोई यूरोपियन है, वो लंदन में बैठा हुआ बेचारा और वहां के रेस्टोरेंट में दाल भात चोखा खा रहा है, ये क्या है, ये कल्चरल एक्सचेंज है। तो इससे कभी भी कोई भी समाज महरूम नहीं रहता है, ये हवा की तरह है, प्रवेश कर ही जाता है। तो ईरानियों के 200 वर्ष के अधीनस्थता से भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ या सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। उसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ा लिपि का। आपको पता है कि भाषा क्षणिक होता है। भाषा एक मुख से निकलता है, कान तक पहुंचता है, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है, वो अस्थायी नहीं होता है। अस्थायी लिपि होता है जब हम अपनी भाव को, अपनी भाषा को सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से जब लिख देते हैं तो वो लिपि कहलाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। और जिस समाज और सभ्यता की स्क्रिप्ट या लिपि जितना ज्यादा लोकप्रिय होगा, जितना ज्यादा लोगों के बीच में स्वीकृत होगा, वो सभ्यता और संस्कृति उतनी ही ज्यादा एडवांस होते चले जाती है। वो सभ्यता और संस्कृति उतना ही ज्यादा तत्कालीन समाज पर या दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। जैसे आज देखो अंग्रेजी, रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा आज दुनिया में लीड कर रहा है। और आज हमारे कुछ अल्प विकसित या विकासशील जो देश हैं, अपनी संपत्ता, समृद्धि और विकसित होने का परिचय अंग्रेजी बोल करके, अंग्रेजी पढ़ करके ही देते हैं कि हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, अंग्रेजी सीख लेते हैं, लिख लेते हैं, तो हम विकसित हो गए हैं। आज भी आप अपने समाज में जाइएगा तो समाज में जो भेद है वो कहीं ना कहीं भाषा के वजह से होता ही है। कोई विशेष भाषी लोग, किसी विशेष क्षेत्र के लोग अपने भाषा को लेकर के कुछ ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं और उस भाषा के माध्यम से अपने समाज पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए गाहे बगाहे समाज
में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपनी भाषा को छोड़े, क्योंकि भाषा और लिपि से ही उसकी अपनी पहचान और प्रभुत्व स्थापित होता है। तो भारत में भी सांस्कृतिक परिवर्तन में जो सबसे पहला परिवर्तन आया, वो परिवर्तन आया लिपि का प्रयोग, नवीन लिपि। वो लिपि कौन सा है? तो ये दो लिपि मुख्यतः भारत में ईरानियों के द्वारा लाया गया, खरोष्ठी और अरामाइक। खरोष्ठी और अरामाइक ये भारतीय लिपि नहीं है, ये ईरानी लिपि है, लेकिन इसका भी प्रयोग भारत में हुआ। जैसे अशोक का अभिलेख देखेंगे तो अशोक का दो अभिलेख, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों के दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। मानसेहरा, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये दोनों के दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इसी तरह से अरामाइक लिपि में भी एक मिलता है, तक्षशिला का अभिलेख। तक्षशिला का अभिलेख अरामाइक लिपि में मिलता है। सामान्यतः अशोक के द्वारा अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन 3 ऐसे अभिलेख हैं जो ब्राह्मी को नहीं बल्कि ईरानी लिपि में लिखी गई है, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और तक्षशिला। ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में है। अभी ये समझिए, ये बॉर्डर जो ईरान से टच करता है, जहां पे कभी ईरान का प्रभुत्व था, जहां जो क्षेत्र कभी ईरान के नियंत्रण में था, उस क्षेत्र की प्रजा को संबोधित करने के लिए वहीं की लिपि का प्रयोग किया गया। तो क्या बुरा किया गया? आज भी देखेंगे तो बंगाल में जाएंगे तो वहां पे जितने भी संकेत हैं, जितने भी सरकार के मैसेज हैं या जनता के मैसेज हैं, वो सब के सब बांग्ला भाषा में लिखा जाता है या फिर अंग्रेजी भाषा में। साउथ में चले जाएं, तमिल में चले जाएं, आंध्रा में चले जाएं, केरल में चले जाएं, सब के सब वहां पर जो प्रयोग किया जाता है, हालांकि वो सब के सब देवनागरी लिपि ही है, लेकिन भाषा उनकी अलग है, तो उसी भाषा में ही लिखते भी हैं। बोलो विकास। बिल्कुल, अब 200 साल तक, बिल्कुल 200 साल तक जब विदेशी हुकूमत शासन किया है, तो स्वाभाविक है कि उसका राजकाज की जो भाषा होगी वो उसकी अपनी भाषा होगी, उसकी अपनी लिपि होगी। क्लियर है? अब वहां की जो 200 साल तक का जो पीढ़ी है, यानी कि लगभग 4-5 पीढ़ी उस भाषा और लिपि से अवगत हो जाता है, समझ जाता है। जैसे आज आप देखिए ना, आपके कोई घर का, परिवार का कोई व्यक्ति यूरोप में या बॉम्बे में या कोई दूसरे जगह पे रहता है, तो वहां की भाषा सीख लेता है और वहीं की भाषा बोलने लगता है, वो ज्यादा कंफर्ट फील करने लगता है ना? आप भी अगर देखेंगे तो ऐसा होता है। तो ये तो 200 सालों का इतिहास है। 200 साल में तो बहुत कुछ लोगों का चेंज हो जाएगा। यहाँ तो लोग 2 वर्ष में अपनी भाषा भूल जाते हैं और वहां के लोकल भाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो ईरानियों का 200 साल तक नियंत्रण होने की वजह से यहाँ के लोग ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक लिपि प्रयोग भी करते थे, जो ईरानियों के द्वारा राजकीय कार्यों में किया जाता था। तो अशोक ने इनको अपना संदेश देने के लिए, अपने मैसेज पहुंचाने के लिए उन्हीं की लिपि में दिया। जैसे अगर हमको कोई, आप IAS बने, सपोज आप IAS बने और आपको कैडर मिल गया केरल। अब अगर केरल कैडर में जाएंगे, देन आपको या तो कन्नड़ भाषा आना चाहिए, मलयाली आना चाहिए। अगर आपके पास मलयाली भाषा आता है, मलयालम आता है, तब तो ठीक है। अगर नहीं आता है, देन उसका सब्स्टिट्यूट इंग्लिश है। अगर इंग्लिश आपको आता है तो आप वहां के लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को इंग्लिश भी आती है। तो भाषा और लिपि से लोगों का संबंध स्थापित करने का एक जरिया है
और अगर जितना ज्यादा हम भाषा सीखेंगे, जितना ज्यादा लिपि सीखेंगे, उतना ही ज्यादा हम एडवांस होंगे या इतना ही ज्यादा हम तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे। अक्सर कहा भी जाता है कि जो जितना ज्यादा भाषा को जाने जाएगा वो उतना ही ज्यादा प्रतिभाशाली होता है। तो अशोक ने भी अपने संदेश को पहुंचाने के लिए खरोष्टी और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया, तो क्या बुरा किया। हालांकि सामान्यतः भारत के आंतरिक भागों में वो ब्राह्मी लिपि में ही अपने अभिलेखों को लिखता था। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? नेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रभाव में दूसरा, भारतीयों ने भी ईरानियों की तरह अग्नि की पवित्रता को स्वीकार किया और दरबार में, राज दरबार में पवित्र अग्नि को जलाने की परंपरा शुरू हुई। ईरानी भी अग्नि को पवित्र मानते थे, ईरानी भी सूर्य पूजा करते थे। दरअसल वो भी आर्य ही थे, वो लेट से भारत में प्रवेश किए थे या भारत में वापस आए थे, प्रवेश नहीं किए थे, वापस आए थे। दरअसल आर्य भारत के ही थे, भारत की ही भूमि आर्यों की भूमि है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। जैसा हम लोग एक बार हम लोग पढ़े थे वैदिक सभ्यता के में कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे, तो उसमें हमने बताया था कि आर्य के बारे में अलग अलग तर्क दिया जाता है कि कोई कहता है कि तिब्बत से आया, कोई कहता है एशिया माइनर से आया, कोई कहता है जर्मनी के पेंका क्षेत्र से आया, कोई कहता है यूरोप से आया, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। लेकिन भारत, आर्य मुख्यतः भारत के ही भूमि के थे, यहीं से दूसरे जगह गए थे। अब ईरानी भी भारतीय आर्य ही थे, अब वो वापस इस क्षेत्र में आकर के आक्रमण करके अपने अधिकार जमाना चाहते थे। तो भारतीयों की जो परंपरा थी, जो सांस्कृतिक परंपरा थी, जो विरासत थी, अग्नि की पवित्रता, जैसे आप देखे होंगे कि ऋग्वेद में 200 बार अग्नि की चर्चा की गई है, आपको पता है, हम बताए भी हैं। तो अग्नि शुरू से ही, वैदिक पीरियड से ही अग्नि प्रमुख थी, केंद्र में थी। लेकिन अग्नि को हर एक जगह पे जला करके रखना प्रतीक के रूप में नहीं किया जाता था, ईरानी करते थे। तो ये रिवायत भारत में आया कि राज दरबार में या कोई भी पवित्र महोत्सव हो या उत्सव हो, उसमें अग्नि को जलाया जाएगा और उसकी सम्मान की जाएगी। तो ये परंपरा ईरानियों के द्वारा लाया गया। ठीक है। संस्कृति में ही हिस्सा है, संस्कृति का ही हिस्सा है स्थापत्य कला। स्थापत्य यानी भवन निर्माण, आर्किटेक्ट जिसको कहा जाता है या आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी ईरानियों का प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि जो अशोक ने जो अभिलेख शुरू किया, अभिलेख या इंस्क्रिप्शन लिखने का परंपरा शुरू की, ये दरअसल ईरानियों ने ही शुरू कर दिया था। और कौन शुरू किया था? डेरियस या दारा प्रथम। दारा प्रथम का नाम डेरियस भी था, ईरानी नाम उसका डेरियस था। नेक्स्ट, संस्कृति में दूसरा प्रभाव स्थापत्य कला में। अभी आपने लिपि देखा, आपने अग्नि देखा, अब आइए संस्कृति का ही पाठ है स्थापत्य कला। स्थापत्य में दो विशेष चीज, एक तो विशाल भवन निर्माण, सहस्त्र स्तंभों वाला, यानी कि बहुत सारे पिलर वाले, 1 2 3 4 इस तरह से हजारों पिलर से एक विशाल भवन बनाने का कॉन्सेप्ट भारत में जो मौर्यों के काल में दिखता है, वो कहीं ना कहीं ईरानियों से ही प्रेरित था। क्योंकि ईरानी राज दरबार में इस तरह के या ईरानी राजाओं का महल इस तरह का होता था। तो ये जो 1000 स्तंभ वाला महल बनाने का कॉन्सेप्ट भारत में जो जिसको हम लोग राजप्रसाद भी कहते हैं, ये जो राजप्रसाद बनाने का कॉन्सेप्ट आया, ये कहीं ना कहीं ईरानियों से प्रेरित था। क्योंकि ईरानी ऐसे बड़े बड़े विशाल विशाल भवन बनाते थे।
जैसे दारा का या डेरियस का सप्त स्तंभ भवन था, 100 स्तंभों वाला भवन था। तो उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हमको दिखाई देता है। विशाल राजप्रसाद जो पाटलिपुत्र में बना था। दूसरा, अभिलेख। अभिलेख निर्माण या इंस्क्रिप्शन, ये कॉन्सेप्ट भी ईरानियों का ही देन है। अभिलेख दरअसल क्या होता था, तो अभिलेख राज्य का जो संदेश या मैसेज होता है राज्य का, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, मान लो राजा ने ये कहा कि भाई 8 बजे रात के बाद से कोई भी दुकान नहीं खुलना चाहिए। अब आज के समय में हम क्या करते हैं, पेपर में लिखते हैं और नोटिस दे देते हैं। और आजकल टेलीकॉम का जमाना है, सूचना संचार का युग है, देन हम मैसेज कर देते हैं। लेकिन उस समय क्या था, तो राज्य अपने संदेश को किसी पिलर पर लिख करके ऐसे संदेश कहीं गाड़ देता था, या कोई विशाल चट्टान है, पत्थर है, देन उस पर लिख दिया जाता था। तो ये जो इंस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डेरियस या दारा का ही लाया हुआ है, और ये अशोक के द्वारा भी प्रयोग किया गया। अशोक ने भी इसको लाया। आपको पता है कि अशोक के अभिलेख थे, और वो अभिलेख मौर्य शासन, मौर्य राजनीति, मौर्य अर्थव्यवस्था का या उसके बारे में जानने का एक सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ठीक है। इसी तरह से स्थापत्य कला में एक और प्रभाव दिखता है। जिस तरह से ईरानी अपने स्तंभों को या पिलर को पॉलिश करते थे, पॉलिश करके चिकना चमकदार बनाते थे, वो शैली यानी स्थापत्य कला की विशेष शैली मौर्यों के काल में जो प्रयोग की गई, वो कहीं ना कहीं वो भी ईरानियों के प्रभाव से ही था। क्योंकि ईरानियों के अभिलेख भी कुछ इसी तरह से पॉलिश किया हुआ, चिकना, सुंदर, सुडौल बना करके किया जाता था। तो अशोक के समय में भी या मौर्यों के समय में भी ये परंपरा शुरू हुई। इसी तरह से राजा की जो महिमा मंडल, कोई भी अभिलेख को लिखने से पहले, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी कार्य होता है, अगर सरकारी कार्य जैसे नली बना, सड़क बना, पुल बना, भवन बना, तो वहां पे देखिएगा एक अभिलेख लगाया जाता है कि फलना विधायक या फलना माननीय मंत्री के कर कमलों के द्वारा उनके अनुकंपा से फलना काम संपन्न हुआ। आज भी देखते होंगे, एक सड़क बना, छोटा सा गली बना, नाली बना, दिन वहां पे एक पिलर गाड़ दिया जाता है और उस पर शिलापट पर सूचना लिख दिया जाता है कि फलना विधायक या फलना पार्षद या फलना सांसद के द्वारा ये कार्य संपन्न कराया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, संदेश से पहले सम्मान पूर्वक नाम दे करके, ये कॉन्सेप्ट भी ईरानियों के द्वारा लाया गया भारत में। जैसे अशोक का कोई भी अभिलेख देखिएगा तो अभिलेख से पहले लिखा होता है देवानाम प्रिय दर्शी। यह अशोक का एक तरह से टाइटल भी था, देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी अहम, ये शब्द आपको अशोक के हर एक अभिलेख में मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ईरानियों का है। ईरानी भी अपने भाषा में इस तरह का अभिलेख, जब भी कोई अभिलेख लिखा जाता था तो इस तरह का शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग किया जाता था। विशेष करके दारा ने अभिलेख की परंपरा शुरू की थी, तो दारा के जितने भी अभिलेख देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता था छातीय दारावयो। जैसे देवानाम प्रिय है तो ये संस्कृत शब्द है, तो वो ईरानी शब्द में या ईरानी भाषा में छातीय, वो जानने की जरूरत नहीं है।
छोड़ दीजिए, वो वहां से ना तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिए, अगर बाय द वे अगर पूछ दिया तो छातीय, ये देखिए छातीय कैसे है उसका, दारावध, 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 छातीय दारावध, ये जो टर्म है ये दरअसल देवानाम प्रियदर्शी का ही तरह है। राजा का या बादशाह के सम्मान में, प्रतिष्ठा में अभिलेख से पहले ये वाक्य उत्कीर्ण किए जाते थे, और ये परंपरा अशोक के समय में भी अभिलेख में मिलता है। यानी कि कला के क्षेत्र में आपको ये चीज हमें ईरानियों से सीखने को मिला। तो ये कुल मिला जुला करके समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, मोटा मोटी जो आज भी गाहे बगाहे निरंतर है, अपनाया गया यह प्रभाव पड़ा भारत के सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के धर्म पर, भारत की राजनीति पर। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, भारत में जो पत्थर के भवन बनाने की रिवायत शुरू हुई, हालांकि पत्थर के भवन पाषाण काल में बनते थे, लेकिन वैदिक काल में आते आते वो विलुप्त हो गया था। स्टोन एज में, लिथिक पीरियड में भारत में पत्थर के भी भवन बनते थे, जैसा हम लोग देखे भी हैं। कई ऐसे स्थल हैं जहां से हमको साक्ष्य मिला है, जहां पत्थर के ईंट, मिट्टी के जगह पे पत्थर को जोड़ करके घर बनाया गया है। लेकिन जो पत्थर के विशाल भवन बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कहीं ना कहीं ईरानियों से प्रेरित था। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। तो कुल टोटल कितने पॉइंट हो गए? ये सारे के सारे पॉइंट हमें भारत पर ईरानी प्रभाव के बारे में बताते हैं। विशाल पत्थर के भवन निर्माण, विशाल भवन पत्थर के, ये ईरानियों ने भारत में लोकप्रिय बनाया। अगर इतना याद कर लेंगे आप लोग तो बहुत है। ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत पर क्वेश्चन, भारत पर ईरानी आक्रमण के विभिन्न चरण। दूसरा, भारत एवं ईरानी संबंध का विश्लेषण। तीसरा, भारत ईरानी संपर्क का प्रभाव। ये 3 सवाल आप कर लीजिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। यही 3 सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीटी का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। यही 3 वो जड़ी बूटी है जिससे सारी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। ये 3 जड़ी बूटी याद रखिएगा। इन तीनों को तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। क्लास में सुन ही लिए हैं, लिख भी लिए होंगे, और भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ही, उससे उसको हाँ डाल देंगे। अब बहुत जल्द आप लोग का ऐप भी बंद करके आ जाएगा, तो आपको क्लास रिकॉर्डिंग आपको ऐप में ही मिल जाएगा। कहीं खोजने का जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड होकर के ऐप में सेव हो जाएगा, ना तो हमको प्रोसेस कराने की जरूरत होगी। वहीं से आपको जब मन करे तब वहां से आप देख करके सीख सकते हैं। वो हम कल ही उसको पेमेंट कर दिए हैं, कल नहीं परसों ही दिन किया है। तो कल तो 1 जनवरी था, तो कल तो छुट्टी ही होगा, तो हो सकता है 5 तारीख तक आप लोग के पास आ जाएगा। आप उसको